हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और आपके समर्थन, आपने जो जबरदस्त समर्थन मुझे दिया है, इसके लिए आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने आपको पढ़ाया था अपने पिछले क्लास में। और एक बात की और खुशी है कि अब लोग कमेंट करने लगे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी अब आपको 1935 के बाद, क्योंकि 1935 के बाद 1947 में फिर भारत नया अधिनियम बना। हमने आपको कहा था कि ये आखिरी अधिनियम था, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, एक तरह से यह अंतिम अधिनियम था। हमने वो प्रश्न भी बताया था कि ये यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव किसका है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। अगर ऑप्शन में 1935 का अधिनियम है तो आप उसे ही टिक करेंगे। अब इसके बाद इसको मैं करीब दो छोटे पार्ट में मान के चले पढ़ाऊंगा, इसके बाद की जो राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर 1935 के बाद की स्थिति थोड़ी और भयावह हो गई। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। दो बार विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध, पहला थोड़ा साल का सा पुराना पीछे आते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भी भारत गुलाम था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत गुलाम था। ये 1914 से 1918 तक हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 से 1945 तक। ये फैक्ट है कुछ, जिन्हें जानिए आप। द्वितीय विश्व युद्ध जो, अब इसके बाद मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूंगा। प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत को शामिल कर लिया गया और भारतीय लोगों को यह एक तरह से लॉलीपॉप कह सकते हैं आप, यह लालच दी गई कि हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आपको आपके देश को छोड़ देंगे, चले जाएंगे, आप अपने देश की व्यवस्था संभालिएगा। हालांकि वो गए नहीं और वो जो है महंगाई बढ़ गई, तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वो कहानी इतिहास की है, मैं इतना ही इस पर बताऊंगा। आगे इतिहास के बारे में जब इतिहास की बात करेंगे तब हम आपको वो बातें बताएंगे। अभी हम क्या है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। हमने आपको बताया था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें संघ बनाने की बात की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, केंद्र में द्वैध शासन दे दिया गया, सारी चीजें ठीक ठाक की गई। लेकिन क्या था कि अब जो है वो जो संघ नहीं बना, उससे जो उस समय आंदोलन का पर्याय थी कांग्रेस, उसके नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक टिप्पणी की। यह पूछा जाता है कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम पर नेहरू जी की टिप्पणी क्या थी। नेहरू जी ने इसे कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी है जो इंजन रहित है, अर्थात इस गाड़ी में कोई इंजन ही नहीं है। इंजन रहित गाड़ी कहा। इंजन, ये सीधे सीधे ये शब्द ही पूछ लिए जाते हैं कि किसके संदर्भ में पंडित नेहरू ने यह बात कही थी। इंजन रहित गाड़ी जिसमें बहुत सारे ब्रेक हैं या बहुत से ब्रेकों वाली, बहुत से ब्रेकों वाली या अवरोधों वाली कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंजन रहित गाड़ी है, बहुत से ब्रेकों वाली है। मतलब एक तो इंजन ही नहीं है, दूसरे उसमें बहुत सारे ब्रेक लगे हुए हैं। यह उन्होंने यह बात इस संदर्भ में कही कि भारत अगर ब्रिटिश चाहते तो उसे संघ बना देते, अर्थात भारत की संघीय एकता को खंड खंड करने में यह अधिनियम लगा है। उनका यह विचार है, इसलिए हम इसे मानते नहीं। इसलिए ही उन्होंने व्यंग्यात्मक बातें कही थी। दूसरा, एक व्यक्ति जो मुस्लिम लीग, उस समय एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसका सिर्फ एकमेव उद्देश्य था
कि धर्म, अब ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम जो बीज वहां बोया गया था मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, वह बिल्कुल एक वट वृक्ष का रूप ले लिया था। अब इनके मन में यह बिल्कुल धारणा बैठ गई थी, मुस्लिमों के मन में, कि भाई भारत की मतलब हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। उनके दिमाग में यह बात बैठ ही गई और इनकी बार बार यही मांग थी कि भाई हमें अलग देश। तो यहाँ पे अलग देश की व्यवस्था नहीं की गई, मतलब सांप्रदायिक आधार पे भारत का विभाजन नहीं किया गया, भारत के विभाजन की बात नहीं की गई। तो इसलिए जिन्ना तो और खिसियाए हुए थे। जिन्ना ने कहा कि यह यार ये बहुत सड़ा हुआ है, ये इनके शब्द हैं, जिन्ना जी के शब्द हैं, सड़ा हुआ है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब भाई व्यक्ति को जो चाहिए अगर वो न मिले तो उसे अच्छा तो लगता नहीं। और इन लोगों के मन में था कि भाई अलग देश बन जाएगा, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जीवन में भरपूर आनंद ही आनंद रहेगा, ऐसा इनके मन में भर दिया गया था। तो ये बार बार यही मांग करते थे। तो ये दो बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में नेहरू जी की टिप्पणी क्या थी। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात थी और ये जिन्ना की टिप्पणी थी कि भारत के विभाजन की बात नहीं की गई। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में यह बात ये कही गई। ठीक है, इसको आप मुझे सुन के नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं भाई। अब आते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो बातें आपको बताएंगे यहाँ पे आज, बहुत लंबा तो नहीं करेंगे क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो क्लास थी वो करीब करीब लगभग 40 मिनट की हो गई थी। इसको हम प्रयास करेंगे थोड़ा छोटा रहे, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में आपको एक अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताएंगे। अगस्त प्रस्ताव, अब अगस्त प्रस्ताव का नाम लेते ही अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलर देखते हुए आ रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को भी सर ने अगस्त प्रस्ताव कहा था और यहां पर भी अगस्त प्रस्ताव कह रहे हैं। हालांकि वास्तव में अगस्त प्रस्ताव यही था 1940 में। ये वहां भी मैंने आप ये बातें मेंशन करी थी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 वाले को कहते हैं, लेकिन उसको इसलिए कहते थे कि वो 20 अगस्त 1917 को उसकी प्रस्तावना आई थी, इसलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को अगस्त प्रस्ताव भी कह लेते हैं। अच्छा, पहली बात हम आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव की चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या ऐसी व्यवस्था कर दी गई। और दूसरा क्रिप्स मिशन, इसको तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको ये पता ही होगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक 6, 7, 8 से शुरू होता है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन इत्यादि, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी बातें। क्रिप्स मिशन 1942। ये इन दो टॉपिक पर आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, परीक्षा से रिलेटेड बातें हैं, उन्हीं को बताएंगे 2 पॉइंट। और चूंकि अगर हम ये नहीं बताएंगे, सीधे आपका 1947 का भारत शासन अधिनियम बता देंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी कि वास्तव में विकास हुआ कैसे। इन्हीं में पहली बार संविधान सभा की बात की गई और संविधान सभा कैसे बनी, फिर संविधान कैसे बना, फिर संविधान पर किसका प्रभाव कैसे पड़ा, ये सारी बातें सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इस नाते इन घटनाक्रमों को बताना अनिवार्य माना जाता है और यहाँ से प्रश्न आते हैं बहुत सारे जो आपके काम के भी होते हैं। अच्छा, एक सूचना और आप लोगों के लिए, अगर जिनको परीक्षा नहीं भी देनी है वह भी इन चीजों को सुनकर अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। संविधान के बारे में जानकारी बढ़िया हो जाएगी, एक अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आज भी सामान्य नागरिकों में संविधान की जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन वो दुनिया भर की बातें बतियाते रहते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को जानेंगे तो कहीं किसी बहस में बढ़िया तर्क वितर्क कर पाएंगे। इसलिए मेरे क्लासेस को सब लोग देख सकते हैं, किसी के लिए नहीं कि किसी विशेष वर्ग के लिए हम ये बातें कह रहे हैं। सर, जिनको परीक्षा देनी है वह भी देख सकते हैं, जिनको नहीं परीक्षा देनी वह भी देख सकते हैं, जिनको बाद में परीक्षा देनी वह भी देख सकते हैं। सबके लिए लाभकारी ये वीडियो है।
तो हाँ, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। हमने कहा दो टिप्पणी हो गई, जिन्ना की टिप्पणी हो गई, नेहरू की टिप्पणी हो गई। अब हुआ क्या, 1932 में एक तो पूना पैक्ट हुआ था, जो हम आपको वहां बता चुके हैं। गांधी और अंबेडकर में समझौता हो गया, और वो SC ST वालों का, जो मतलब जो हरिजनों पर लागू करने वाली व्यवस्था थी, पृथक निर्वाचक मंडल, उसको नहीं लागू किया जा सका। 1932 में एक कम और किया गया। एक व्यक्ति थे रहमत अली। यह प्रश्न बहुत पूछता है कि किस व्यक्ति ने पहली बार ये पाकिस्तान, जो हमारा प्यारा पड़ोसी है, हालांकि प्यारा कहना इसको अच्छा अब नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र करता है भारत के खिलाफ, और हालांकि वो तो वर्तमान की सरकार इतनी जोरदार है कि इनको ऐसा ऐसा मजा चखाती है कि बेचारे ठंडे पड़ जाते हैं। खैर, रहमत अली जो थे, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब होता है पाक स्थान। पाक, पाक स्थान, पाक स्थान मतलब, पाक मतलब होता है बड़ा पवित्र। आप, ये उर्दू शब्द है, ये पवित्र स्थान। पाकिस्तान पवित्र स्थान। इनका ये कहना था कि यार हम लोग जो है, अब ये पाकिस्तान, ये एक तरह से जड़ है पाकिस्तान की होने की। इन्होंने कहा यार एक देश बन जाता जिसका नाम पाकिस्तान होता, तो हम सारे मुस्लिम वर्ग के लिए वह विशेष अच्छा अच्छी जगह होती, यहां हम रहते। तो ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये रहमत अली भाई साहब थे। और अब द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जब सितंबर 1939 में, 39, हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर ये जर्मनी के तानाशाह हुआ करते थे। आज भी लोग जो थोड़े से निरंकुश हो जाते हैं उनको हिटलर कहा जाता है। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। सितंबर 1 सितंबर को ये घटना हुई, विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसा है कि भारत वालों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, भारत को भी इसमें, इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं। भारत को द्वितीय इस युद्ध में, अंग्रेजों ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल कर लेते हैं, ब्रिटेन की ओर से शामिल कर लेते हैं। लेकिन भारतीयों ने एक शर्त रखी। भारतीयों ने यह कहा कि भाई हम तभी शामिल होंगे जब आप युद्ध के बाद यह देश छोड़ के चले जाएंगे। हमें अपना नियम, अपना व्यवस्था हम चलाएंगे, भारत को हम चलाएंगे, आप इसे छोड़ के चले जाइए। लेकिन अंग्रेज नहीं माने, बिना भारतीयों की सहमति के इनको विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप बिना भारतीयों के सहमति के इस युद्ध में भारतीयों को भी शामिल कर लिया, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई आवश्यकता थी ही। अच्छा, उनको सैनिक कहाँ से मिलते, भारत में सैनिक, भारतीय में खूब जबरदस्त सैनिक थे, तो उपनिवेश का भरपूर दोहन करते हुए उन्होंने शामिल कर लिया। बोला क्या कर लेंगे, पहली बार भी यही किया था, इस बार भी। लेकिन इस बार हुआ क्या, हमने आपको वहां बताया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने कहा था कि 1937 में चुनाव हुआ था, भारत में चुनाव करवाए थे वो लोग, चुनाव हुआ जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी। अब प्रश्न आपका दिमाग में आ रहा होगा, कारण हमने वहां बताया था कि 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, और 2 प्रांत में मिलीजुली सरकार बनी। हमने वहां उसको, उस बात को बताया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2 प्रांत में जो है मिलीजुली सरकार बनी, गठबंधन सरकार बनी।
ये बातें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ बताई थी। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी 1937 में। इन लोगों ने क्या किया कि भाई सहमति तो दी नहीं, भारतीय लोगों ने सहमति तो दी नहीं। अब भारतीयों का भी प्रभाव ठीक ठाक बढ़ गया था, तो भारतीयों ने सहमति तो दी नहीं कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करें, और इन्होंने शामिल कर लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप ये सरकारें, इन सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया कि हम नहीं चलाएंगे, आप चाहे जैसे चलाइए, त्याग पत्र दे दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दिया किसकी? कारण जानिए, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति के भारतीयों को ब्रिटेन ने शामिल कर लिया, जिसके नाते 8 प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, मुस्लिम लीग को चूंकि कुछ मिला नहीं था, अब सोचिए जिनको कुछ मिला नहीं वो खुशी मनाए, वो बड़ा प्रसन्न हुए। वो बहुत प्रसन्न हुए और 22 सितंबर 1939 को, 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। इसको आप जरूर याद करिएगा, मुक्ति दिवस मनाया। उनको लगा यार हमें तो कुछ मिला नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, किसी को सफलता मिल गई, कोई उस लायक ही नहीं है इसको कोई सफलता मिले, लेकिन वो खुश बहुत होगा, अरे यार चलो भले वही भी अपना छोड़ छाड़ के आए। तो ये कांग्रेस को सफलता मिली हुई थी, सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र सारे, वो तो बताया मैंने कारण। ये मुक्ति दिवस मनाया। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति और जिनको आपको जानना चाहिए, ये भाई साहब हैं जो बाद में भारतीय संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने, भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं, निर्माता भी कहे जाते हैं, ये भाई साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। इन्होंने इसमें इनका साथ दिया, इस मुक्ति दिवस में अभी मतलब इनकी खुशियों में यह भी शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर भी इन खुशी सेलिब्रेशन में शामिल हो गए कि चलो यार भले ये कांग्रेस के हाथ से सारी सत्ता निकल गई। तो मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। खुशी इनको भी हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें इनका साथ दिया। तो ये सारे तथ्य हैं जिनको नोट कर लीजिए। ये मुक्ति दिवस मनाया कब गया? 22 सितंबर 1939। ठीक, अब जो है भाई ये अब संवैधानिक संकट हो गया ना, पूरे 8 प्रांतों की सरकार ठीक ठाक चल रही थी, अचानक उसने इस्तीफा दे दिया। इस संकट से बचने के लिए, और ये हुआ कि अभी मान लिया कोई व्यक्ति किसी युद्ध में लगा हुआ है, कहीं पे फंसा हुआ है, अचानक यहाँ उसके घर में झगड़ा होने लगी तो भाग के इधर भी आएगा, परेशान होगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अर्थात विषम परिस्थितियों से बचने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों से बचने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया? उस समय परिस्थितियों से बचने के लिए एक प्रस्ताव दिया, भारतीय लोगों को एक प्रस्ताव दिया इससे बचने के लिए। उस समय यहाँ के जो वायसराय हुआ करते थे, वो उनका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने 1940 में एक प्रस्ताव दिया। 8 अगस्त 1940 को शायद ये प्रस्ताव, 8 अगस्त, कभी क्या देखिए डेट पे मत जाया करिए, लेकिन ये सन थोड़ा सा दिमाग में रखा करिए। जब आप घटनाओं को जोड़ेंगे आराम से ये चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव दिया। लिनलिथगो द्वारा, ये यहाँ के इस समय वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। गवर्नर जनरल का वायसराय हुआ, ये सारी बातें हम बताए हुए हैं, रिवीजन करते रहेगा तब आपको ये सारी चीजें बढ़िया से क्लियर होगी। 1940 को इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। वास्तव में अगस्त प्रस्ताव यही है, अगस्त प्रस्ताव यही। इस परिस्थिति से बचने के लिए यह कहा गया कि
8 अगस्त को लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव दिया जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव में यह कहा गया, एक तो वो उनकी नॉर्मल था कि भाई वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि बार बार करते थे। ये सब शुरू किए 1784 के बाद, 1853 के बाद मान के चलिए, 1813, 33, 53 के बाद, वो जब से भारत शासन अधिनियम हुआ तब से लगातार भारतीयों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणियों में भारतीयों की संख्या और अधिक कर दी गई। अब क्या था, बाद में कहा गया कि युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। लेकिन जो मेन बात कही, युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, एक पॉइंट। दूसरा है वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी जब हम कहते हैं तो ये जान लीजिए उसकी जो समितियां हुआ करती थी, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कह सकते हैं आप। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई, भारतीय अधिक संख्या में भरे जाने की बात की गई, भारतीय अधिक संख्या में रहेंगे। ये प्रस्ताव दिया गया भाई अब भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, और युद्ध के उपरांत भारत, अब ये कहा गया, कुछ कहा जा रहा है, देखिए, युद्ध के उपरांत भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे। युद्ध के बाद ये कहा गया कि भाई आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो युद्ध के बाद आप, मतलब भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे, भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे। यही तो भारत वाले मांग भी कर रहे थे। लेकिन हालांकि भारत वाले यही नहीं मांग कर रहे थे, अब इसमें देखिए चीज और जोड़ रहे हैं साहब, एक बात करें, लेकिन भारत अभी भी हमारा उपनिवेश बना रहेगा, अभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहेगा। यही भारत नहीं चाहता था। भारत क्या होना चाहता था, बिल्कुल संप्रभु राष्ट्र होना चाहता, ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहेगा। अब ये बात यहां तक तो थोड़ा ठीक लग रहा था भारतीयों को, ठीक है यार, लेकिन यहां लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, हम क्यों उपनिवेश बने रहेंगे, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आप इतना जबरदस्त हमारा शोषण कर रहे हैं जिससे पूरे भारत की जनता परेशान है। लेकिन ये कह रहे नहीं यार, अभी क्या है कि आप जो है एक औपनिवेशिक स्वराज, मतलब कहा गया औपनिवेशिक, ये कहा गया यहाँ पे कि औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, मतलब आप उपनिवेश बने रहेंगे, आपको अपना राज्य दे दिया जाएगा, कुछ मामलों में, थोड़े थोड़े मामलों में हम हल्का फुल्का इंटरफियर करेंगे। लेकिन अब ये बोल रहे थे कि नहीं, कोई इंटरफियर नहीं, अब हमारे साथ, आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। तो कुछ बातें यहाँ पे कि भाई पहली बात ये, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या अधिक हो जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। ये ऐसे भी याद करने की बात है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब यहां शुरू होता है कि युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे और भारत अभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहेगा, या एक औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। यह बात लिनलिथगो के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, अगस्त में दिया गया, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब भारतीयों ने क्या किया, क्योंकि भारतीयों को ये पसंद तो आया नहीं, यार ये बिना मतलब की बात है, क्या कह रहे हैं ये लोग, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो इसको खारिज, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध, कांग्रेस ने भी अगस्त क्या किया, यार बिना मतलब की बात कर रहे हैं, उपनिवेश क्यों बने रहेंगे। अच्छा, तो अब क्या है, जनता में यह दिखाना था कि हम विरोध कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था, भारतीयों को शामिल तो कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जनता को लग रहा था यार कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है, इस्तीफा भले दे दिया हो, लेकिन अभी यहाँ की जनता को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग यार सत्ता तो पा गए हैं तो कहीं उसके साथ शामिल हो गए हैं। इस बात को जनता में प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस ने, और अपने को युद्ध से अलग दिखाने के लिए, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, अगस्त प्रस्ताव का विरोध तथा युद्ध से अलग दिखाने के लिए, हम युद्ध में शामिल नहीं।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ये स्पेशली कांग्रेस जी का, अरे वो गांधी जी का सब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत प्रारंभ किया गया। ये सब गांधी जी की बातें थी। गांधी जी ये सारे प्रयोग तरह तरह के करते रहते थे। वो उनको था कि भाई जनता में यह मैसेज कभी ना जाए कि हम इनके खिलाफ नहीं। अगर ये मैसेज चला गया कि हम इनके समर्थन में है तो विश्वास जनता का उठ जाएगा, फिर जनता आंदोलन के लिए नहीं खड़ी होगी। उनको पता जनता को जगाए रखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जो महाराष्ट्र के पवनार, ये याद कर, इसको नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। और अभी पूछता है कि पहले सत्याग्रही, तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन भी चलाया था इन्होंने, वो बात की बात इतिहास की। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग बार बार पूछे जाते हैं कि भाई जो व्यक्तिगत सत्याग्रह या अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलवाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी की इसमें भूमिका थी, मेन भूमिका, ये शुरू कहां से हुआ? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, पहले, प्रथम। ये बार बार पूछता है पहले सत्याग्रही कौन, फिर दूसरे सत्याग्रही कौन। पहले अक्सर पूछता है, दूसरा वाला कम पूछता है, लेकिन दोनों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपका काम बन जाए। अगर जिसको भी पूछे आप उसे वहां सके। विनोबा भावे, विनोबा भावे नाम है इनका। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। एक नाम इसका और है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इनका उद्देश्य था कि वहां चलते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन, वहां चलते हैं और इनका विरोध करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हैं, जरा नोट कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव हुआ, अर्थात भारतीयों ने माना नहीं, ने किया बिना मतलब की बात है यार, क्यों माने हम इन्हें। इसके बाद क्या हुआ? अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, 1942 में हमने आपको कहा था, एक तो वो अगस्त प्रस्ताव बताएंगे, दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव बताएंगे। इसमें क्रिप्स मिशन भारत आया, इसके पीछे की भी हल्की कहानी जान लीजिए। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन जो भारत आया, ये अब अंतरराष्ट्रीय देशों का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा ब्रिटेन के ऊपर। भारत में आंदोलन भी चल रहा था, भारत में तमाम आंदोलन चल रहे थे, और अंतरराष्ट्रीय दबाव उस समय के जो बड़े देश थे, जो बड़े हो रहे थे, अभी अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चीन हुआ, इनका दबाव, इन सभी ने कहा ब्रिटेन से कि भाई भारत को स्वतंत्र कर दो। ब्रिटेन पर दबाव बढ़ा इनका, ब्रिटेन पर दबाव बढ़ा, और यह कहा गया कि आप यार भारत को स्वतंत्र कर दीजिए। तो अब दो प्रकार का दबाव बन रहा है, एक भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, और जापान की स्थिति बढ़ती जा रही थी। जापान बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल छाया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति बहुत बलवती हो गई थी। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने इन पर दबाव बनाया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत को यार स्वतंत्र कर दो। और भारत में भी आंदोलन चल रहे थे, यहाँ भी आंदोलन चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। इस दबाव के आगे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, विंस्टन चर्चिल, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने क्या किया? विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि अपने एक खास जो व्यक्ति थे, ये भी युद्ध सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको कहते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनको भारत में भेजा 22 मार्च 1942 को। स्टैफोर्ड क्रिप्स ही भारत है, अकेले आए, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। इनसे भारत में जो वार्ताकार लोग, ये एक प्रश्न होता है तो पूछ लेता है
इनसे वार्ता कौन करेगा? इनके जो भारत में वार्ताकार, भारत में इनसे बात कौन करेगा? एक व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए ये दोनों लोग, ये वार्ताकार तय किए गए कि यही लोग वार्ता करेंगे। अच्छा, प्रस्ताव ये क्या लेके आए? तो कब आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। किसने भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा। कब भेजा? 22 मार्च 1942 को भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद भारत में क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए अधिकृत किए गए, अर्थात ये लोग इनसे बात करेंगे आज। और अब हुआ क्या? इन्होंने जो प्रस्ताव दिया भारत में, इन्होंने कहा कि भाई युद्धोपरांत नए संविधान की व्यवस्था करिए। इन्होंने भी वो बात कही, पहले ही वो बात कह दी कि युद्ध के बाद नया संविधान बनाया जाएगा। नया संविधान कैसे बनाया जाए? नया संविधान निर्वाचित, पहली बार देखिए यहां पे यूज किया जा रहा है, नया संविधान बनेगा जो किससे बनेगा? निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से बनेगा। निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से बनेगा, मतलब एक ऐसी कमेटी कह सकते हैं, समिति कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, बनेगी जो निर्वाचित होगी, जनता द्वारा निर्वाचित होगी, अर्थात जनप्रतिनिधि लोग होंगे, वह अब संविधान बनाएंगे। एक अच्छी बात कही गई। दूसरा इन्होंने कहा, अभी भी इनको था कि भाई नहीं, अब जो है युद्ध के बाद भाई भारतीय संघ बनाया जाएगा। अच्छा, जो संविधान बनेगा, लेकिन संविधान तो बना, निर्वाचित संविधान सभा बनेगी, लेकिन ऐसे एक भारतीय संघ को स्थापित किया जाएगा जो पूर्ण उपनिवेश होगा। अब वहां भी फिर वही उपनिवेश की बात कि यार ये पूर्ण उपनिवेश भी बनाएंगे। अब यही बात तो भारतीयों को बिल्कुल लग जाती थी कि यार ये पूर्ण उपनिवेश की बात क्यों कर रहे हैं आप, माने हमें आप उपनिवेश बनाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज जो इन्होंने कही कि संविधान सभा बनेगी, निर्वाचित संविधान सभा बनेगी, लेकिन यह कहा गया कि जो प्रांत है उस समय के जो 11 प्रांत हैं और देशी रियासतें थी, इनको बना के संघ बनाने की बात की गई। तो संघ भी बनाएंगे, संविधान भी बनाएंगे, लेकिन यहां पे एक चीज उन्होंने जोड़ दिया कि प्रांतों को इस संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान, प्रांतों को बना हुआ संविधान का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स में यह लिख लीजिएगा कि इस निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि इस निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान को प्रांत ऐच्छिक उसके लिए है, प्रांतों को यह बना हुआ संविधान मानना अनिवार्य नहीं है। मतलब आप ये संविधान बनाएंगे तो मानना अनिवार्य नहीं है। और एक चीज और जोड़े, और वे चाहे तो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। अब आप देखिए क्या खंड खंड करने की बात है यार। तो आप यह कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि युद्ध के बाद एक संविधान बनेगा जिसको निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित लोग जो है संविधान सभा, एक निर्वाचित संविधान सभा बनाएगी, अर्थात कुछ आप मानक तय करेंगे, वहां से लोग निर्वाचित होकर चुनाव लड़के आएंगे, वह लोग संविधान बनाएंगे, जो बाद में हुआ भी, वह लोग संविधान बनाएंगे। यहां तक तो बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें जोड़ा क्या आपने कि प्रांत जो है वो प्रांत चाहे तो इसको माने, अगर उनको अच्छा ना लग रहा हो तो अपना संविधान बना ले। अगर हर प्रांत अपना है संविधान बनाने लगे तो क्या आज के भारत की स्थिति आपको दिखेगी? फिर क्या होगा? सभी प्रांत अपना नियम बना के अपने हिसाब से चलेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं, अर्थात वो चाह ही नहीं रहे कि भारत है। यही जो है, ये जो वार्ताकार क्रिप्स से बड़ी दोस्ती थी जवाहरलाल नेहरू की, वो भी क्रिप्स ने भी यह कहा कि यार हमें आपसे मुरव्वत है बहुत, लेकिन हम बंधे हुए हैं। विंस्टन चर्चिल ने यही बात कहा कि हमें भेजा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आप हमारे दोस्त हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम मानेंगे थोड़े आपकी बात। और साथ में ये कहा मुस्लिम लीग भी एक पार्टी है उस समय थी जिसने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 22 सितंबर 1939 को। साथ कौन दिया? अम्बेडकर जी ने भी दिया। मुस्लिम लीग जो थी इसने कहा
कि मुस्लिम लीग को भी यह स्वतंत्रता थी कि आप चाहे तो संविधान को माने चाहे ना माने। ये बात कह दिया कि भाई इसको भी कहा कि आप भी अलग रहो, प्रांत भी कहा आप भी। एक तरह से क्या था, भारत को बांटने की साजिश थी, नए संविधान का निर्माण। और फिर चौथी पॉइंट क्या कह दिया, देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि प्रांतों को बना हुआ संविधान मानना अनिवार्य नहीं है। हमने समझा दिया कि क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि सभी प्रांत चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं, इसको मानने की जरूरत नहीं है। सबसे चौथा पॉइंट क्या कि अभी भी भारत की रक्षा का दायित्व, भारत के रक्षा का दायित्व, भारत के रक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर ही होगा, मतलब वायसराय पर ही होगा, ब्रिटेन पर ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आप हमारे उपनिवेश बने रहे, एक है ना औपनिवेशिक व्यवस्था बनी रहेगी, ये नहीं जाएगी। इन सब बातों से भारतीय जो नेता थे वो बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा बातें तो आपकी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनमें जो बीज छुपे हुए हैं विभाजन के, बंटवारे के, भारत को खंड खंड करने के, इससे हम इन बातों को मानेंगे नहीं। तो नोट कर, पहला, युद्ध के बाद नया संविधान बनेगा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा बनेगा, लेकिन उस संविधान को प्रांत माने या ना माने कोई बात नहीं, प्रांत अगर ना माने, अच्छा न लगे, तो वह अपना नया संविधान बना सकता है। मुस्लिम लीग भी उसे माने चाहे ना माने वो फ्री है। और भारत की रक्षा का दायित्व अभी भी ब्रिटेन पर ही होगा, अर्थात भारत अभी एक उपनिवेश बना रहेगा। ये बातें नोट कर लीजिएगा, मुझे सुन के बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, जिससे नोट्स बढ़िया बनाइएगा। नोट्स एक बार बढ़िया बन गया तो समझिए कि एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और अब क्या हुआ, अब इस पर टिप्पणी गांधी जी की टिप्पणी थी। गांधी जी की टिप्पणी थी, इन्होंने कहा कि यार ये बाद की तारीख का चेक है, बाद की तारीख का चेक है, मतलब आपने जो चेक दिया है ये चेक बाउंस है, बाद की तारीख का चेक है। ये शब्द पूछे जाते हैं कि किसने किस प्रस्ताव के संदर्भ में यह बात कही। तो गांधी जी ने कहा कि यह प्रस्ताव, मतलब क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव बाद की तारीख का चेक है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि चेक बाउंस है, जो आपने चेक दिया है वो उस पर आपने जो डेट डाली है वो डेट बीत चुकी है, अर्थात अभी 3 महीने टाइम होता है चेक को भजाने का, भज गया, मतलब कुछ है ही नहीं आपके चेक में। और इसमें नेहरू जी ने जोड़ा क्या, नेहरू जी ने कहा कि यह ऐसे बैंक पर देने की बात की गई है जिसका कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब दिवालिया बैंक है, दिवालिया बैंक है, मतलब जिसकी कोई क्रेडिट नहीं है, ऐसे बैंक का यह चेक है। तो टूटते हुए बैंक का चेक, उन्होंने कहा कि नहीं यार, आपने जो प्रस्ताव दिया है वो कहा कि यार ये ऐसे बैंक के नाम है जो दिवालिया हो चुका है, तो अब बताओ यार इसे कैसे माने कोई। तो गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए नेहरू जी ने कहा कि ये डूबते हुए, टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। और इन्होंने कहा था कि बाद की तारीख का चेक है। हम दिवालिया शब्द का हमने यूज कर लिया, आप लिख सकते हैं कि टूटते हुए बैंक का चेक, बैंक का ये शब्द है, हालांकि बैंक का उत्तर दिनांकित से यहाँ पे आशय है कि बाद की तारीख, यही बात, उत्तर दिनांकित चेक है। मतलब इन दोनों ने इस पर यह व्यंग किया। लेकिन यह बात बार बार पूछी जाती है कि किसने यह कहा, इस प्रस्ताव के बारे में किन्होंने यह बात कही। तो इन्होंने कहा बाद की तारीख का चेक है, इन्होंने कहा टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। इसमें इन्होंने जोड़ा था, आप हालांकि ये प्रश्न जल्दी उतना घुमा के पूछता नहीं, लेकिन भाई आप जब पीसीएस या आईएएस के एग्जाम देने जाते हैं तो वहां ऑप्शन में चीजों को फंसाया जाता है। तो सारे फैक्ट को ठीक ढंग से जानते रहेंगे तो आप ऑप्शन में फंसेंगे नहीं। बढ़िया से अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर ऑप्शन आपको क्या फंसाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज जो बातें हमने बताई हैं इसको जरा बार बार पढ़िएगा, और आगे हम आपको जो बताएंगे वो यह कि इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा, हल्का सा, छोटा सा, बहुत जबरदस्त लंबा नहीं खींचेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन होगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, एक वेवेल योजना आएगी, कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन होगा, 1947 का अधिनियम होगा, भारत का बंटवारा होगा,
और इसके बाद अंग्रेज अपने देश चले जाएंगे, हम अपने देश का संविधान बनाएंगे, आगे आपको नागरिकता इत्यादि, संघराज क्षेत्र, मौलिक अधिकार, सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो अगर ये बातें हम आपको न बताएं तो समझ में तो उतना बढ़िया आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर हमने आपको कहा कि भाई स्पेशली हम यूपी पीसीएस के सिलेबस को चाह रहे हैं पूरा करना, लेकिन पूरा पढ़ लेंगे तो किसी एग्जाम में चाहे जैसे प्रश्न आए आप करने की क्षमता रखेंगे। इसलिए मेरे पढ़ाए हुए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा और मेरा भी उत्साहवर्धन जैसा आप लोग बढ़ा रहे हैं इस तरह बढ़ाते रहिएगा, मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहिएगा। आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा तो लग ही रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे अब विश्वास हो चला है, क्योंकि तरह तरह के कमेंट अब सब्जेक्ट से रिलेटेड आने लगे हैं। कुछ मेरे पुराने पढ़ाए हुए से भी खूब बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, अर्थात उनका रिवीजन शुरू हो गया है, तो अच्छी बात है। तो शेयर भी करिएगा, शेयर करिएगा तो लोगों से कह दीजिएगा भाई सब्सक्राइब करिए, तो मेरे उत्साह को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।